जातीय जनगणना का फैसला आया है, साथ ही साथ आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया है। हम इन मुद्दों पे बात करेंगे। राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के राष्ट्रीय सचिव है केशव कुमार मिंटू जी, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और लगातार जातीय जनगणना पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले नया बिहार न्यूज़ चैनल की ओर से आपको हम बधाई देते हैं और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप समय समय पर सामाजिक मुद्दों को लेकर अपने चैनल के माध्यम से बिहार को और देश दुनिया को जागरूक करते रहते हैं। आपने 2 प्रश्न पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण और समसामयिक है। एक जातीय जनगणना और दूसरा आनंद मोहन जी का रिहाई, सरकार के जेल मैनुअल में बदलाव। ये 2 आपका क्वेश्चन है, दोनों अभी के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा एक तरफ जातीय जनगणना चल रहा है, एक तरफ राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद जैसे अन्य संगठन के लोग समूह में एकत्रित होकर हमारे समाज के कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए, अन्य जाति के लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए और सभी को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और आज 28 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तिथि तय की थी, जिसमें पुनः बिहार सरकार के इस फैसले को, जो हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि ये जातीय जनगणना गैर संवैधानिक है, संविधान में जातीय जनगणना नाम का कोई चीज़ नहीं, जात नहीं है। ऐसी परिस्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के पटना उच्च न्यायालय को निर्देशित किया है कि 3 दिन के अंदर जातीय जनगणना और ये जाति समूह का जो मामला है, इसको न्यायाधीश में लाया जाए, संज्ञान में लेकर और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई कर इसका फैसला निष्पादित किया जाए। मतलब चलिए मिंटू जी, ये तो अब 3 दिन 4 दिन के बाद पता चलेगा कि पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में क्या संज्ञान लिया। हम बात करेंगे आनंद मोहन जी की, क्योंकि मामला काफ़ी हॉट है। 27 अप्रैल को उनको छोड़ दिया गया है। काफ़ी लंबा समय उन्होंने जेल में बिताया, जेल में काफ़ी संघर्ष किया, कई किताबें लिखी, कई विद्वान लोगों का कहना है, कई ब्यूरोक्रेट्स का भी कहना है, कई नेताओं का कहना है कि उनका आचरण बहुत अच्छा था, जिसके कारण जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन को छोड़ दिया गया। हम बात करना चाहते हैं कि कानून में इतनी जल्दी, मतलब नीतीश कुमार जी ने लोकसभा चुनाव, अब मात्र अब आपको 1 साल से भी कम समय बाकी रह गया है, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के ये सारा काम हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है। तो जेल मैनुअल में बदलाव करने की ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आनंद मोहन जी के लिए जेल मैनुअल में बदलाव किया गया। और भी तो कई मामले हैं, SC/ST का मामला है, बलात्कार का मामला है, रेप का, मतलब आपको ज़मीनी मामला है, कई ऐसे मामले हैं जिसमें लोग कई वर्षों से जेल में बंद है। तो उन लोगों के लिए सरकार कब फैसला करेगी? इसमें मेरा स्पष्ट कहना है कि आनंद मोहन जी या अन्य जो 27 या 22 के करीब जो सजाए हफ्ता बंदी, जिनको जेल मैनुअल में संशोधन करके उसका लाभ मिल रहा है, इस विषय में मेरा स्पष्ट कहना है कि जैसे फरीकैन झंझट, जिसको पारिवारिक विवाद कहा जाता है, उसके बाद ज़मीनी जो पुश्तैनी विवाद है, उसमें अगर इस तरह की घटना घट जाती है, उसके बाद और बेसिकली जैसे अभी जो आपने कहा कि SC/ST और ये जो मामला रेप और जघन्य हत्या को छोड़कर बाकी जितने भी तरह के इस तरह के वाद हैं, परिवाद हैं, उसमें अगर न्यायिक व्यवस्था के तहत किसी आदमी को सजाए मिला है और सज़ा पूर्ण करने के बाद अगर वह व्यक्ति 60 साल, 62 साल, 65 साल उम्र को पार कर लेता है, या उसकी जो शारीरिक स्थिति है वह अगर अनफिट है,
तो वैसे समय में सरकार को वैसे सजाए हफ्ता लोगों को छोड़ना चाहिए। जेल मैनुअल में अगर इसमें बदलाव हुआ है तो वैसे भी स्थिति में बदलाव करके वैसे लोगों को भी सरकार को चाहिए कि वो सबको लिए भी बदलाव करे। आनंद मोहन जी के बारे में हम व्यक्तिगत तौर से बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वह आदमी लगातार विधानसभा, लोकसभा, उन्होंने उनकी एक पार्टी रही बिहार के अंदर 1991 से लेके 94, 95, 97 तक, शायद उसका नाम बिहार पीपुल्स पार्टी था। उस बैनर से भी लोग विधानसभा और लोकसभा में चुनाव जीते हैं। कई जगहों पर उनकी बड़ी मजबूत पकड़ रही है। तो कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, बिहार में 8 से 12 करोड़ जनसंख्या है यहाँ, इसमें कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति लीडरशिप संभवतः हमको नहीं लगता है कि वो नहीं। लीडरशिप तो उनके ऊपर डीएम एक घटना घटी और एक मुजफ्फरपुर के ही थे, आपको छोटन शुक्ला जी, उनकी हत्या हो गई। उनकी अर्थी जा रही थी, उसमें डीएम साहब आ रहे थे। आक्रोशित होकर लोगों ने डीएम साहब को पत्थर ईंटा से मार दिया, उसमें वो अभियुक्त बने और लंबा समय, जबकि अन्य आरोपी जो है वो बेल पे छूटे हुए थे। बहुत लोग तो लंबे समय तक बेल से मतलब जेल से बाहर रहे, लंबे समय कुछ लोग मर भी गए। वो जेल में लगातार, क्योंकि मुख्य अभियुक्त उनको बनाया गया, अब उनको छोड़ दिया गया है। तो जो डीएम साहब का जो परिवार है वो कह रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे साथ गलत हो रहा है, सरकार का दोहरा रवैया है। देखिए, जब मामला, जैसे ये मामला दो तरह से आप देख सकते हैं, एक पॉलिटिकल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक न्यायिक। तो एक मामला, जिसे आनंद मोहन जी राजनीति करने वाले लोग हैं, तो राजनीति के तहत से देखिएगा तो आपको चुनाव आ रहा है इसलिए ऐसा फैसला किया गया जिसका लाभ बीजेपी, चूँकि राजपूत समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक ले रहा है, तो आपको ये लग रहा होगा कि यूपीए जो है ये राजपूत वोटों को ट्रांसफ़र कराने के लिए अपने पक्ष में इस तरह का जल्दबाजी में निर्णय लिया, आनंद मोहन जी को जेल मैनुअल में बदलाव लाया। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि आनंद मोहन जी अकेले राजपूत जाति से हैं, ऐसे बात नहीं है। उसमें कई विभिन्न जातियों के यादव भी है, भूमिहार भी हैं, कई तरह के लोग हैं, और आनंद मोहन जी को छोड़कर भी जो हैं उसमें जिनका अपना पॉलिटिकल प्रभाव रहा है अपने अपने क्षेत्रों में, जैसा हम नाम से हमको पता चलता है। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा कि इसका एक न्यायिक प्रक्रिया के तौर पर अगर इसको देखेंगे एज ए हत्या के पीछे दो कारण न्यायालय में होता है। एक तो हत्या के लिए जो हमारा इंजरी रिपोर्ट, दूसरा की एविडेंस, गवाही, ये दो बहुत बड़ा माननीय न्यायालय में ट्रायल जब चलता है, विचारण जब चलता है, तो उस समय ये दो चीज़ देखा जाता है। अभियुक्त है ये उस समय हत्या करने के समय ये किस परिस्थिति में था। दूसरा ये देखा जाता है कि जो इंजरी रिपोर्ट है वो इंजरी रिपोर्ट क्या कह रहा है। तो हमारा, जैसा कि हमको लग रहा है कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से बात बताया कि ये जी कृष्णैया के हत्या के बाद शायद इनका इंजरी रिपोर्ट, मतलब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, पोस्टमार्टम शायद नहीं, जैसा लोग बताया है, हमको इसकी जानकारी नहीं है। अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो इंजरी रिपोर्ट नहीं होगी, और अगर इंजरी रिपोर्ट नहीं होगी तो उसमें यदि कोई भी व्यक्ति, आनंद मोहन जी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति को अगर सज़ा मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ संदेह के आधार पर मिलता है। 2007 के करीब जी कृष्णैया साहब के पत्नी या उनकी जो बेटी है उसने संपर्क साधा, और उसके बाद केस में एक नया रूप आया।
तो उस नया रूप के तहत ट्रायल का जो प्रक्रिया था उसमें नए नए तरह के विचार किए गए और अंततः ये घोषित किया गया, माननीय न्यायालय के द्वारा ये माना गया कि ये आनंद मोहन इसमें दोषी हैं और अन्य अभियुक्त जो थे उनको ये माना गया कि ये लोग दोषी नहीं है, इसलिए उनको बरी कर दिया गया और सिर्फ आनंद मोहन जी पर इस केस को वाद को चलाएगा और उनको इसमें सजा दी गई। माननीय न्यायालय के द्वारा अगर सजा 7 साल का दिया जाता है तो 7 साल अगर पूर्ण कर लेता है और जेल और बाहर में उसका व्यवहार अगर अच्छा है तो उसे जेल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब उसको सरकार के तरफ से या अन्य कोई प्रक्रिया अगर जेल मैनुअल में है तो वैसे लोगों को छोड़ना चाहिए। कोई अपराध किया उसका पीक आवर है 20-22 साल से लेके और 60-62 साल तक के बीच का लाइफ अगर वो जेल में काट लिया है तो वो अपने लाइफ को चौपट स्पॉइल कर लिया। उसके बाद अगर उसका जो लाइफ है वो शेष लाइफ वो जी ही सकता है। जैसे 62 साल 65 साल के बाद सरकार भी रिटायर कर देती है या 60 साल के बाद वृद्धा पेंशन उसको मिल जाता है। तो यदि ये प्रक्रिया सरकार ने एक मामले में अपनाया है तो हमें चाहेंगे कि अन्य मामलों में भी कुछ मामलों को छोड़कर जैसे जघन्य हत्या, नरसंहार, बलात्कार हत्या, ऐसे मामलों को छोड़कर जैसे देशद्रोह, इस तरह का मामला जो है हाइपर एक्सप्लोसिव, ये सब तरह का मामला को छोड़कर और सामान्य जो स्थिति बनती है उसमें अगर जो भी लोग सजा हफ्ता है तो सरकार को चाहिए कि उस तरह के मैनुअल में बदलाव लेकर और जेल को भी उस बोझ से बचाए। और ख़ास में वो जो व्यक्ति है वह सजा अपना पा ही चुका है, इसलिए उसका ज़िंदगी शेष है जो अपने घर परिवार के साथ व्यतीत करे।